हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज हम एक नए चैप्टर, एक नई यूनिट की चर्चा कर रहे हैं और ये चैप्टर और यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मेरे हिसाब से अब यूनिट नंबर 4 है। मैंने पहली यूनिट कराई नेशनल इनकम, दूसरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तीसरी गवर्नमेंट बजट। चौथी यूनिट हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें भी बेटा इसका चैप्टर नंबर 1 इस यूनिट का, और चैप्टर नंबर 1 का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैं बेटा लिखूंगा बहुत कम और समझाऊंगा बहुत ज्यादा, तो ध्यान सारा समझने पे होना चाहिए। नोट्स आप सबके पास है, वहां से पढ़ते जाना, मेरी तरफ देखना। बेटा, जैसे कि चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो पहले बेटा फॉरेन एक्सचेंज के बारे में ही जान लेते हैं। ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम फॉरेन एक्सचेंज रेट है। सबसे पहले जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज बोलो या फॉरेन करेंसी बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। क्या होता है बेटा फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज? ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। पार्थ, क्या टाइम दे क्या? अब चुप हो जाओ यार, आधा घंटा। ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। बेटा, मेरे लिए गिवन कंट्री इंडिया, इसकी करेंसी छोड़ दो, सिर्फ इंडियन रूपी छोड़ दो, इसके अलावा जितनी करेंसी है दुनिया में सब मेरे लिए फॉरेन करेंसी है या फॉरेन एक्सचेंज है। अब बेटा नेक्स्ट टर्म जो क्लियर करनी है वो है बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज क्लियर। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? इट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। ऐसा मैंने लिखवाया हुआ होगा, नोट्स पढ़ते जाना। बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट ना हमेशा कैसे रिप्रेजेंट होता है? हमेशा रिप्रेजेंट होता है बेटा जब आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ टाई कर देते हो। देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? दुनिया की बाकी सारी करेंसी बट डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ दो। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? वेयर वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर, जहां हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी का टाई करके शो करते हैं। जैसे कि $1 ₹83 का है, यानी कि किसी ने डॉलर खरीदना हो तो ₹83 तो डॉलर बेचो, या डॉलर बेचना हो तो $1 बेचो, ₹83 मिलेंगे। जहां हम एक करेंसी को दूसरे के साथ टाई करके शो करते हैं, इसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। समझ में आई बात? उसके बाद बेटा थर्ड टॉपिक मेरे पास है आज का, करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? करेंसी डेप्रिसिएशन जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कुछ तो भैया वैल्यू डिक्रीज हो ही रही है। इट मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इट मींस डोमेस्टिक करेंसी इज लेस वैल्यूएबल एंड हेंस मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेक्स। बेटा, लोग ना मतलब पूरी पूरी स्टेटमेंट रट लेते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता करेंसी डेप्रिसिएशन क्या। अगर मैं कहूँ रिप्रेजेंट करने के लिए तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। $1 बेटा पहले 80 का था। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है? 78 हो जाना, 82? 82। ठीक है ना जी? मैंने क्या बोला था एक बार दोबारा सुन लो। इट मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और डिक्रीज से मतलब पता है क्या समझते हैं? कहेंगे अच्छा ये तो $1, $1 से तो हटाओ, 80, 80 का रह गया 78, 78 तो डिक्रीज है। भाई, मैंने एक और लाइन भी बोल दिया, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तो बोला ही बोला है, साथ साथ ये भी बोला है योर डोमेस्टिक करेंसी इज लेस वैल्यूएबल एंड हेंस मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेक्स। डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यू की रह गई है, ज्यादा चाहिए अगर आप फॉरेन करेंसी खरीदनी है तो। पहले $80 में $1 मिलता था, अब $82 में $1 मिलता है। यही है नुकसान होना, यही है करेंसी डेप्रीशिएट होना। ठीक है ना जी? इम्पैक्ट क्या बढ़ता है करेंसी डेप्रीसिएशन का? करेंसी डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट है एक्सपोर्ट विल राइज, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। कैसे? विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर यू कैन बाय मोर कॉमोडिटी फ्रॉम इंडिया। बेटा, पहले फॉरेनर्स $1 लाख लाते तो इंडिया से कितना सामान ले जाते? $80 लाख का। अगर अब भी $1 लाख ले आए तो क्या होगा? 82 लाख का सामान मिल जाएगा। यानी कि कुछ भी नहीं किया, $2 लाख का एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ गए। और अभी ग्लोबलाइजेशन में मुझसे पढ़कर आए हो, मतलब एलपीजी में मुझसे पढ़कर आए हो ना, क्या किया था हमने? एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म।
गवर्नमेंट ने डीवैल्यू कर दिया था अपनी करेंसी को और उससे एक्सपोर्ट बढ़ गए थे। याद है ना बेटा बात? तो अब वो अगर आप अपनी करेंसी की वैल्यू गिराओगे तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ ही जाएंगे। ठीक है ना जी? बेटा बिल्कुल इससे रिलेटेड टॉपिक है, बिल्कुल ही अगला टॉपिक हमारा करेंसी एप्रिसिएशन। इट मींस increase in the value of domestic currency in terms of foreign currency. It means your domestic currency is more valuable and hence less of it is required to buy forex. अगर $1 पहले 80 का था, अगर $1 आज 78 का हो जाए तो इसे ही बोलते हैं एप्रिसिएशन। बेटा पहले 80 रुपए में $1 मिलता था, आज 78 रुपए में मिलता है, यानी कि मेरी करेंसी अप्रिशिएट हुई है। लेस ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेक्स। और इसका इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट ये है बेटा, इंपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। क्यों? अगर पहले आप 80 लाख रुपए लेकर जाओ तो अमेरिका से $1 लाख के गुड्स खरीद सकते हो। अगर इस सिचुएशन में 80 लाख लेकर जाओ तो $1 लाख से कुछ ज्यादा के ही गुड्स आएंगे, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट बढ़ गए। ठीक है ना जी? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक टॉपिक वैसे मैं बता देता हूँ, जो मैंने पिछला टॉपिक कराया, कंफर्म सीबीक्यूज में क्वेश्चन है उसके बहुत ज्यादा है, आते हैं, बोर्ड में भी आएगा, इस बार भी आएगा, लिख लो। अदर्शन रीजनिंग आए, स्टेटमेंट आए, एमसीक्यू आए, आएगा, कोई रोक नहीं सकता पिछले टॉपिक से। अब जो मैं करा रहा हूँ यहाँ से भी आएगा पक्का। टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। बेटा 3 तरीके के सिस्टम वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं। सबसे पहला सिस्टम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये इंडिया फॉलो किया करता था बिफोर एलपीजी। जब तक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था तब तक हम भी फॉलो करते थे बेटा इस सिस्टम को। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है बेटा? इसमें गवर्नमेंट बताती है, गवर्नमेंट फिक्स करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट कहती है मैं बताऊंगी, जो मैंने बता दिया बस वो फाइनल है। ठीक है जी? और गवर्नमेंट बेटा ऐसा इसलिए करती है कि स्टेबिलिटी बन जाए इकोनॉमी में। देखो अगर फ्लक्चुएशन होंगी ना फॉरेन एक्सचेंज में तो बेटा या तो इंपोर्टर रोएगा या एक्सपोर्टर, दोनों में से एक का रोना तय है। मैं बता देता हूँ। मान लो $1 का दाम 80 रुपए है और आपने आज इस दाम पर इंपोर्ट कर लिया कुछ, और तय हुआ कि 15 दिन के बाद पैसे देंगे या 1 महीने के बाद पैसे देंगे। बेटा 1 महीने के बाद अगर रेट 82 हो गया तो इंपोर्टर रो देगा। उसने 1 करोड़ या $1 लाख का गुड्स इंपोर्ट किया, अब उसे क्या लगेगा यार, $1 लाख, पहले तो मैं 80 रुपए में $1 खरीदता, 80 लाख लगते, आज मेरे 82 लाख लग गए, 2 लाख का चूना लग गया मुझे। ठीक है ना? अगर रेट बढ़ रहा है तो इंपोर्टर हो रहा है, अगर रेट गिर रहा है तो एक्सपोर्टर हो रहा है। मान लो उसने आज एक्सपोर्ट किया, जब $1 80 रुपए का था, एक्सपोर्ट कर दिया $1 लाख का गुड्स, और तय हुआ कि 1 महीने के बाद पैसे देगा फॉरनर उसको। बेटा फॉरनर ने पैसे बेचे, तब रेट हो गया $1 का 78 रुपए। अब उसको लगा कि यार अब 78 रुपए में एक्सचेंज करूं, 78 लाख रुपए मिलेंगे, पहले 80 मिलते, 2 लाख का चोना मुझे लग गया। तो भैया या तो रेट बढ़ेगा या गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा, अगर आप डिमांड सप्लाई पे डिपेंड रहोगे, डिमांड सप्लाई पे डिपेंड रहोगे तो बेटा कभी भी स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। बढ़ता रहेगा रेट, गिरता रहेगा, या तो इंपोर्टर होता रहेगा, एक्सपोर्टर होता रहेगा। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने इन फ्लक्चुएशन से बचने के लिए कहा कि मैं करूंगी रेट फिक्स। ठीक है जी? और मैं ऐसा रेट इसलिए फिक्स करूंगी ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बने, यानी कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को कोई परेशानी ना। समझ में आया अभी तक जितना बोला मैंने मुद्दा? पक्का से? अच्छा व्हाट इफ कि अगर इंटरनेशनल, मान लो गवर्नमेंट ने हमारी फिक्स कर दिया $1 80 रुपए का है, बट इफ कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में दाम ये गिरकर 75 हो जाए तो क्या करेगी गवर्नमेंट? बेटा गवर्नमेंट विल बाय ह्यूज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। गवर्नमेंट बेटा ह्यूज रिजर्व बाय करना शुरू कर देगी। गवर्नमेंट ने डॉलर बाय करने शुरू कर दिए मार्केट से, जैसे ही गवर्नमेंट डॉलर बाय करना शुरू करेगी क्या होगा बाबू? डिमांड बढ़ गई डॉलर की, प्राइस भी बढ़ेगा, डॉलर का प्राइस ऑटोमेटिकली पहुंचते पहुंचते 80 पहुंच गया। जैसे ही 80 पहुंचा गवर्नमेंट रुक गई। यही करना है गवर्नमेंट ने, 80 ही बनाना है उसका दाम। बट इफ कि अगर $1 का दाम मार्केट में 85 रुपए पहुंच गया, गवर्नमेंट बेटा डॉलर को सेल करना शुरू कर देगी। सेल करेगी, सप्लाई क्रिएट करेगी, सप्लाई क्रिएट करेगी तो रेट गिरेगा, और रेट गिरेगा तो ऑटोमेटिकली 80 पे शिफ्ट कर जाएगा। तो गवर्नमेंट बेटा आर्टिफिशियल तरीके से उसके रेट को 80 रखने का पूरा प्रयास करती है, या तो ह्यूज रिजर्व बाय कर लेगी या ह्यूज रिजर्व सेल कर देगी। और बेटा ह्यूज रिजर्व बाय या सेल करने के लिए होने भी तो चाहिए,
क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ह्यूज रिजर्व होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के? यस, गवर्नमेंट इज हैविंग ह्यूज रिजर्व्स, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं। बाबू आपने फंक्शन सुना होगा, ऑल्दो मेरे कोर्स में नहीं है, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बेटा आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की खान होती है, क्योंकि खान होती है इसी वजह से जितने मर्जी सप्लाई करने पड़े हम सप्लाई भी कर देंगे, और जितने मर्जी खरीदने पड़े हम खरीद भी लेंगे, इतनी कोई टेंशन नहीं है। 4 पॉइंट समझ में? गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है तो ब्रिंग द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मैंने बताया इलेबोरेट करके कि क्या मतलब है स्टेबिलिटी का। अगर प्राइस गिरा तो क्या करेंगे, बढ़ा तो क्या करेंगे, ये भी मैंने बताया। और गिरने या बढ़ने पर बेटा हमें ह्यूज रिजर्व बाय या सेल करने पड़ सकते हैं। क्या हमारे पास ह्यूज रिजर्व होते हैं? मैंने ये भी बताने की कोशिश करी कि भर भर के रिजर्व हमारे पास। 4 बातें डन। ये सिस्टम टोटल 7 पॉइंट से मिलकर बना है बेटा। बेटा कैसे हम पहुंचे इस चीज पर कि $1.80 का ही है, कोई और क्यों नहीं, ये दाम $1.80 का ही कैसे कैसे गवर्नमेंट ने फिक्स किया अपने दिमाग में कि मेरे लिए $1.80 का है? बेटा ब्रिटेन वुड ने स्टैंडर्ड्स दिए हैं, याद है? ये वर्ड अभी आ चुका है जिस दिन मैंने अभी पास्ट ईयर क्वेश्चन में पढ़ाया आईएमएफ के बारे में और वर्ल्ड बैंक के बारे में शॉर्ट नोट। ब्रिटेन वुड ने कहा था ना 1994 में, क्या आईएमएफ बना लो और वर्ल्ड बैंक बना लो, सिस्टर कंसर्न्स, ठीक है ना जी? तो अब ब्रिटेन वुड ने ये स्टैंडर्ड दिए थे। ब्रिटेन वुड ने क्या कहा, अपनी करेंसी को, सुनो जी सामने, अपनी करेंसी को टाई कर लो विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, करेंसी टाइड विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर गोल्ड, सिल्वर और एनी अदर प्रीशियस मेटल। ये स्टैंडर्ड या तो गोल्ड होते हैं या सिल्वर होते हैं या कोई प्रीशियस मेटल होती है, ज्यादातर गोल्ड। इन्होंने हर देश को कहा अगर आप कोई भी ये सिस्टम फॉलो करना चाह रहा है, कोई भी देश, अपनी करेंसी को ना किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ टाई करो, इधर गोल्ड और सिल्वर और एनी अदर प्रीशियस मेटल, स्पेसिफिकली गोल्ड। तो बेटा इंडिया ने गोल्ड के साथ टाई करा अपनी करेंसी को कि मेरे लिए 10 ग्राम ऑफ गोल्ड बराबर है 80,000 रुपए के। अमेरिका ने कहा हम भी यही सिस्टम फॉलो करेंगे, हमारे लिए 10 ग्राम गोल्ड हमारी कंट्री में उसकी कीमत है $1,000। आपने ऐसे किया फिक्स। बेटा आपने ब्रिटेन वुड के कहने पर सबने ऐसे फिक्स किया, जब आप अपनी करेंसी को टाई करते हो किसी भी प्रीशियस मेटल के साथ, गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ, इस टर्म को हम बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। इस टर्म को हम बोलते हैं बेटा पैरिटी वैल्यू। और पैरिटी वैल्यू से निकल जाता है बेटा एक करेंसी का दाम दूसरे करेंसी के सेंस में। अब दोनों जगह पे 10 ग्राम गोल्ड लिखा है, यानी कि सीधी सीधी सी बात है $1,000 80,000 रुपए के बराबर है। और अगर ये बराबर है तो इसका मतलब है $1.80 के बराबर है। बेटा पैरिटी वैल्यू से हम एक करेंसी का दाम दूसरे करेंसी के सेंस में निकाल सकते हैं, इसे बोलते हैं पैगिंग। और इसी वजह से इस सिस्टम का एक दूसरा नाम भी है पैग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। समझ में आती है जी बात? टोटल मिलाकर 7 पॉइंट। गवर्नमेंट फिक्स करेगी दाम, स्टेबिलिटी के लिए करेगी, प्राइस बढ़ा तो क्या, गिरा तो क्या, ह्यूज रिजर्व होने चाहिए। ब्रिटेन वुड ने स्टैंडर्ड दिए कि आप अपनी करेंसी को टाई करो किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ, इट मे बी गोल्ड, सिल्वर और एनी अदर प्रीशियस मेटल। जो कंट्री सिस्टम को फॉलो करना चाहती है उन सब ने टाई किया। जब आपने किसी भी प्रीशियस मेटल के साथ, गोल्ड और सिल्वर के साथ अपनी करेंसी को टाई किया, इस टर्म को बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। पैरिटी वैल्यू से निकल जाती है पैगिंग। खत्म सिस्टम। ये है सिस्टम। पेपर में आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट, क्योंकि लिखने को सबसे ज्यादा इसी मैटर पर है, सबसे ज्यादा इसी पर है लिखने को आपके पास, ठीक है? उसके बाद बेटा दूसरा एक्सचेंज रेट सिस्टम आता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। पहले का नाम क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा नाम पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा नाम। इसका नाम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसका दूसरा नाम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। बेटा ये सिस्टम ना एक ही लाइन का है। यहां पर फॉरेन एक्सचेंज का दाम फिक्स करती हैं फ्री फोर्सेस। फ्री फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। मैं गवर्नमेंट कंट्रोल लिखूंगा काट दूंगा, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है।
बेटा डिमांड चाहे तो फॉरेन एक्सचेंज को कितना भी बढ़ा दे, जो मर्जी कर दे फॉरेन एक्सचेंज रेट, और सप्लाई चाहे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को जितना मर्जी गिरा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती ऐसे में। क्लियर है जी बात? ओके बाबू, थर्ड सिस्टम, इंडिया करंटली ये सिस्टम फॉलो करता है करंटली। 1991 से पहले फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, 1991 के बाद मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसलिए पेपर में आने के चांसेस इसके भी इक्वल ही हैं, क्योंकि इंडिया करंट में फॉलो करता है, तो बहुत सारे टीचर की प्रायोरिटी ये भी हो सकता है। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है बेटा? इस सिस्टम को हम सबसे पहले तो बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड मतलब मिक्सचर है, शुरू के दोनों जो सिस्टम है उन्हीं का मिक्सचर है। बेटा पहले सिस्टम में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेट फिक्स करती थी, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी जगह दे दी आरबीआई को कि आरबीआई आप आ जाओ हमारी जगह पर। ठीक है जी। और दूसरे सिस्टम में डिमांड और सप्लाई थे। तो बेटा यहाँ पर फ्री फोर्सेस का भी रोल है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह आरबीआई का भी रोल है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बेटा, आरबीआई ना एक रेट फिक्स नहीं करता जैसे कि हम पहले सिस्टम में करते थे, वो $1.80 का। यहाँ ना आपके दिमाग में चल रहा होता है बैंड, एक प्राइस बैंड। आपने सोच लिया $1 80 से 85 रुपए का है, आपने एक प्राइस बैंड फिक्स करा, ना कि एक सिंगल प्राइस फिक्स किया। प्राइस बैंड फिक्स करने से क्या होता है बेटा, अगर कभी $1 इस प्राइस बैंड से बाहर निकलने की कोशिश करे, मान लो 78 हो गया, तो क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई ह्यूज रिजर्व्स बाय करने लग जाएगा डॉलर के। आप डॉलर की डिमांड करोगे तो उसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे ही रेट बढ़कर इस प्राइस बैंड में शिफ्ट हुआ, आरबीआई कोई एक्शन नहीं लेगा, रुक जाएगा। ठीक है जी। और अगर गलती से ये $1 अपर साइड बाहर निकलने की कोशिश करे, $1.86 का हो गया, तो आरबीआई क्या करेगा? ह्यूज रिजर्व सेल करने की कोशिश करेगा। सेल करने से क्या होगा? आर्टिफिशियल सप्लाई क्रिएट हो जाएगी डॉलर की, सप्लाई क्रिएट होगी तो प्राइस गिरेगा, और गिरेगा तो दोबारा इस प्राइस बैंड में शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। यानी कि डिमांड और सप्लाई फोर्सेस चाहें तो 80 से 85 के बीच में इसको जितना मर्जी घुमा दें, तब तक तो हम फ्री फोर्सेस पे छोड़ा हुआ है हमने सब कुछ। लेकिन जैसे ये प्राइस बैंड से लोअर साइड बाहर आ जाए या अपर साइड बाहर आ जाए, वहां बेटा आरबीआई का रोल आ जाएगा, फिर आरबीआई नहीं छोड़ेगा, फिर आरबीआई को चाहिए कि इसी प्राइस बैंड में रहिए। ठीक है ना? यानी कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर को अनलिमिटेड भी लॉस ना हो जाए। अनलिमिटेड लॉस से भी बचाना है, लॉस हो सकता है पर अनलिमिटेड लॉस से बचाना है हमें। ठीक है जी। अब बेटा बाय और सेल आप इस सिचुएशन में भी करोगे जैसे पहली सिचुएशन में कर रहे थे, तो इसके लिए भी आपको ह्यूज रिजर्व्स चाहिए, एंड आरबीआई इज हैविंग विद ह्यूज रिजर्व्स। ठीक है जी। और इसका भी एक दूसरा नाम है बेटा बाबू, इसका नाम है डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग मतलब बेटा गंदा है ये। ठीक है जी, पर धंधा है ये। ठीक है जी। आरबीआई का काम है भैया इसको मैनेज करना। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तीनों एक्सचेंज रेट सिस्टम बिल्कुल अच्छे से क्लियर। अब मैं बहुत काम की बात बोलूंगा और ये मेरा आखिरी टॉपिक होगा आज का। ठीक है जी। मैं चाहूँ तो और मैं बढ़ सकता हूँ, पर बात ये है कि जितना याद रह जाए उतना काम कर लेते हैं। ठीक है जी, साथ साथ याद करते चलो। बेटा एक टर्म अभी हमने पढ़ी थी, करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी डीवैल्यूएशन। और अभी हम एक और टर्म पढ़ रहे थे, एप्रिसिएशन वर्सेस रीवैल्यूएशन। बेटा इन दोनों टर्म में अंतर क्या है? अगर पेपर में डेफिनेशन आ जाए करेंसी डेप्रिसिएशन की, जो मैंने डेफिनेशन बोली, इट मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी इज लेस वैल्यूएबल एंड हेंस मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेक्स। और अगर ये डेफिनेशन आ जाए तब भी सेम, कट कॉपी पेस्ट सेम। फिर फर्क क्या है? वो फर्क है एक्सचेंज रेट सिस्टम का। ध्यान रख लेना, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ये दोनों टर्म फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं, जो हमारा दूसरा सिस्टम था, या डिमांड और सप्लाई का रोल था। ठीक है जी। वहां हम हमेशा टर्म बोलते हैं फ्लेक्सिबल, सॉरी फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमेशा टर्म बोलते हैं डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। लेकिन जहां गवर्नमेंट का थोड़ा सा भी रोल है,
चाहे तो वो पहला सिस्टम था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, चाहे वो तीसरा सिस्टम था मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि गवर्नमेंट का जान जरा सा भी रोल आ जाता है, वहां टर्म हमेशा इस्तेमाल होती है डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। समझ आई बात? तभी जब हम ग्लोबलाइजेशन में पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे ना एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, तो हमने क्या पढ़ा? गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी। ये क्यों लिखा था गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी? क्या लिखा था? डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन ही लिखा था। समझ आई बात? चलो मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में ताकि परेशानी बिल्कुल ही खत्म हो जाए। मान लो आज $1 80 का है, प्लीज सामने देखते रहना, ठीक है? और मान लो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, मान लो अगर $1 78 का हुआ, क्या करते थे? आरबीआई क्या एक्शन लेता था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय करते थे डॉलर? इधर देखना, आपने डॉलर बाय करने शुरू करे, प्लीज सामने देखते रहो मेरी तरफ। आपने डॉलर बाय करने शुरू करे, एक के बाद एक के बाद एक रुपी खर्चे जा रहे हो, आप डॉलर बाय करे जा रहे हो और प्राइस फ्लक्चुएट नहीं हो रहा। वैसे तो ऐसी कंडीशन होती नहीं कभी, ठीक है जी? डॉलर क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है इकोनॉमी की, ठीक है जी, वो फटाफट से मूव कर देता है। चलो मैं कहता हूँ नहीं हो रहा, डॉलर हिल नहीं रहा, इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग और शो कर रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, 78 पे ही आप बाय कर जा रहे हो, डॉलर कर जा रहे हो, लेकिन ये प्राइस हिलने को तैयार नहीं, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जितने रुपी के रिजर्व पड़े थे ना, 50% खाली हो गए डॉलर बाय करने में, लेकिन डॉलर हिले ही ना। टस से मसता हूं। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है? सुनना, जब 50% रुपी के रिजर्व हाथ से चले जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगेगा सारे रुपी ने खाली हो जाए, पता लगे हमारे पूरे रिजर्व बढ़ गए, भर गए डॉलर से, एक रुपया नहीं हमारे पास बचा। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह सकती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकती है आज से हम अपनी करेंसी को रीवैल्यूड मानते हैं, आज से $1 80 का नहीं, अब 78 का ही है हमारे लिए। ऐसा प्राइस फिक्स कर सकती है, ठीक है जी? और दूसरी सिचुएशन में सुन लो, अगर $1 गलती से 82 हो जाए तो क्या क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में? आरबीआई सेल करती है, आरबीआई सेल कर रही है डॉलर, एक के बाद एक सेल, एक के बाद एक सेल, पर डॉलर हिलने को तैयार नहीं, 82 पे अटका पड़ा, बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं। 75% डॉलर के रिजर्व खाली कर दिया आपने, जितने आपके पास थे, बेच बेच के, पर डॉलर हिला ही नहीं बिल्कुल भी, 82 पे ही टिका हुआ है। बाबू ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिमाग में थॉट आएगा, सारे हाथ से निकल गए तो सारे रिजर्व ना निकल जाए हाथ से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, ऐसी सिचुएशन में बोल दिया कि आज से हम अपनी करेंसी को डीवैल्यूड मानते हैं, आज से हमारे लिए $1 है ही 82 का, अब 80 का नहीं है, 82 मान लिया। और आपको पता ही है $1 कभी ₹2.50 का था 1947 में, $1 ₹2.50। कितनी बार हमने डीवैल्यूएशन एक्सेप्ट किया होगा? आज 83 के आसपास है। सोच सकते हो कितनी बार हमने डीवैल्यूएशन को एक्सेप्ट किया होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्लियर है ना बेटा बात? बहुत बार इनको लगा होगा कि रिजर्व खाली ना हो जाए, डॉलर के खाली ना हो जाए, तो हर बार डीवैल्यूड मानना पड़ा होगा। क्लियर है जी बात? एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, मैंने तो कोशिश करी ताकि अच्छा समझ में आए, प्रैक्टिकल एंगल भी दिखा दिए सारे। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों, बाय बाय।